लगातार घटते लिंग अनुपात और कन्या भ्रूण हत्या के मामले ने समाज पर बदनुमा दाग लगा दिए हैं। वहीं इस मुद्दे पर विस्तार से बातचीत करने और इसके कारण और निवारण पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ शामिल हैं हरियाणा के पूर्व स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर बीएस दहिया। बहुत स्वागत है आपका सर। धन्यवाद। डॉक्टर बीएस दहिया, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप काफी लंबे समय से एक ऐसे फील्ड में हैं जहां पर आपने जमीनी हकीकत को देखा है, तो आपसे जानना चाहेंगे कि किन किन चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ा। देखिए, ये कन्या भ्रूण हत्या का जिससे लिंग अनुपात में काफ़ी फर्क आया, कमी आई। मैं 2001 में ज़िला फरीदाबाद में सिविल सर्जन बतौर पोस्टेड था और वहाँ अप्रोप्रिएट अथॉरिटी के तौर पर मैं तैनात था जी। मैंने महसूस किया और अखबारों में और मीडिया में भी काफ़ी उन दिनों में प्रचलन था कि अल्ट्रासाउंड सेंटर्स में लिंग का जांच करवाने के लिए महिलाएं को ले जाया जाता था और डॉक्टर जहाँ स्कैन सेंटर्स थे वहाँ पर होता था और कानून का कोई लागू नहीं किया जा रहा था और नए कानून की कोई परवाह करता था। इस विषय मैंने गंभीरता से लिया और इसके लिए क्योंकि ये एविडेंस चाहिए और कोई वॉलंटियर भी चाहिए, तो इसमें कोई बहुत ही कठिन कार्य, एक किस्म का चैलेंज के तौर पर था। तो मैंने मन बनाया और सोचा कि एक टीम गठित की और उसको कोई निगाह रखें जहाँ जहाँ अल्ट्रासाउंड सेंटर्स हैं। उस समय क्योंकि एक्ट में कानून सारे देश में कहीं भी एक भी केस दर्ज नहीं हुआ था और न ही कोई कार्यप्रणाली अडॉप्ट की गई थी, कोई अल्ट्रासाउंड सेंटर भी रजिस्टर नहीं थे। तो सबसे पहले मैंने ज़िला में अल्ट्रासाउंड सेंटर्स को रजिस्टर करने के लिए उनको 15 दिन का मोहलत दिया और उसके बाद यदि कोई अल्ट्रासाउंड सेंटर रजिस्टर नहीं कराता तो उसको जब्त किया जाए जी। या सील करके। तो मैंने पहला क्या कहते जुलाई 2001 में एक केस दर्ज किया जिसमें कि पाया गया कि बल्लभगढ़ में डॉक्टर थे, वो इंडोरा, वो लिप्त पाए गए इसमें और कंट्री का पहला केस मैंने उसमें जुलाई 2001 में 21 तारीख को केस दर्ज कोर्ट में दाखिल किया जी। और इस दौरान में उसमें कुछ खामियां पाई गई तो उसके किया एक टीम मैंने गठित किया जिसमें कि कोर ग्रुप को तैयार करके, जिसमें कहा कि कुछ महिलाएं ऐसी वॉलंटियर तैयार की जाए जिनको इम्यूनिटी दी जाएगी, प्रेग्नेंट हों, और वो जाके वहाँ अल्ट्रासाउंड सेंटर जिसमें कि शक जिन पे है या जिन पे है, तो वहाँ पर तो पलवल में 2 इस तरह के मेरे ध्यान में आए जी। सबानी अल्ट्रासाउंड सेंटर एंड शुभराम हॉस्पिटल जी। और वहाँ 3-3, 4-4 अल्ट्रासाउंड क्या प्रेग्नेंट गर्भवती महिलाओं को भेजा गया जी। खुफिया तौर पर। उनके साथ कैमरा भी दिए गए, ऑडियो, और उनके साथ नंबर ऑफ विजिट्स उनकी कई बार की गई ताकि एविडेंस क्रिएट किया जा सके। कानून के द्वारा हर चीज को ड्यूटीज बांटी गई हैं। हाँ, लेकिन अगर हम समाज के आज के हालात देखें तो आप देखेंगे कि समाज में लगातार कन्या भ्रूण हत्या के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं, तो आप इसका कारण किसे मानते हैं? इसमें कुछ गो इन बिटवीन वाले जो काम अपना रोल अदा कर रहे होंगे, पर मेरे हिसाब में कानून के हिसाब से और मेरी अपनी राय के अनुसार इसमें जो स्कैन सेंटर पे ऑपरेटर है, जो रेडियोलॉजिस्ट है या पर्सन जो ट्रेंड है इसमें, या जो इस जेनेटिक क्लिनिक में जो कार्य करते हैं, यदि वो, क्योंकि एक्ट फॉरबिड करता है, मना करता है कि जो यदि आप अल्ट्रासाउंड तो होएगा उसमें से बच्चे का भ्रूण का लिंग ना बताया जाए जी। और लिंग बताने पे कसूर बनता है। तो मतलब हम ये मान लें कि आप ये सीधे मानते हैं कि इसके पीछे सीधे रेडियोलॉजिस्ट जिम्मेवार है, क्योंकि वो लिंग जांच कर बता देता है कि बेटा है या बेटी। हाँ, तो वो बताना मना है, यदि वो करता है तो वो कसूरवार है। और मैं ये भी कहता हूँ यदि ठीक है उसमें गो बिटवीन वाले भी लेके जाता है, को मिडल मैन भी होगा, परंतु यदि यही रेडियोलॉजिस्ट नहीं बताएगा, उसको दंपति को नहीं या उसको महिला को नहीं पता लगेगा, तो उसके बाद जो सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शंस, जो कि लिंग जांच के बाद जो गर्भपात होता है, वो बच जाएगा। और तो ये नहीं बताना चाहिए और यदि ये कानूनी के खिलाफ है। आपने एक इनिशिएटिव भी लिया
कि आपने जगह जगह जाकर छापेमारी कर ऐसे जो डॉक्टर जो ऐसे काम में, ऐसे घिनौने काम में लिप्त थे, उनके खिलाफ केस शुरू किए। लेकिन आपके पूरे कार्यकाल में लगभग कितने केसेस ऐसे सामने आए? तो मैं बताया ना, 3-2 का मैं पहले ये अल्ट्रासाउंड सेंटर उस वक्त सबानी वाले को पकड़ा और उसको कोर्ट में डाल दिया। इसी तरह दूसरा सुखराम वाला हॉस्पिटल, 2 महिला दंपति था डॉक्टर्स का, उनका क्या। इस दौरान मैं इसमें फरीदाबाद रहते मैंने 8-7 केस उस टाइम दर्ज कराए। उसके बाद मैं हेडक्वार्टर पर निदेशक के तौर पर वहाँ पर चंडीगढ़ चला गया। वहाँ रहते हुए मैं स्टेट अप्रोप्रिएट अथॉरिटी के तौर पर काम किया और बाद में महानिदेशक भी था, तो भी चेयरमैन स्टेट अप्रोप्रिएट अथॉरिटी मल्टी मेंबर का था। तो उस टाइम स्टेट पे जाके टास्क फोर्स बनाई जी। और वहाँ से एक टीम्स को जो मेरे को सूचना मिलती थी और वहाँ पर जाके इस तरह छापामारी कराया और तकरीबन 30 केस मैंने विभिन्न धाराओं के तहत, PCPNDT एक्ट के तहत डॉक्टर्स और दूसरे अल्ट्रासाउंड स्कैनर सेंटर्स के खिलाफ विरुद्ध दाखिल किए और उनको कोर्ट में दाखिल किया और उनमें से मेजॉरिटी 80% के करीब थे सेक्स डिटर्मिनेशन के केस पाए गए। हालांकि दूसरी वायलेशंस भी जो दूसरी कई होती हैं उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होता, परंतु इनमें खासियत यही थी कि उनमें 80% केसेस थे जो सेक्स डिटर्मिनेशन के बिल्कुल पाए गए और उन्हीं का केस दर्ज कराया गया। डॉक्टर दहिया, अक्सर जो सेक्स डिटर्मिनेशन के जितने केसेस हैं, जितने सामने आते हैं, लगभग देखा जाता है, अभी हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे भी कि रेवाड़ी में किस तरह छापेमारी के दौरान जब पकड़े गए डॉक्टर अपने ऊपर का इल्जाम सीधे स्वास्थ्य विभाग पर मर देते हैं। हरियाणा में लगातार घटते जा रहे लिंगानुपात के आंकड़े ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। जहां इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए कानून बनाए गए, लेकिन कई निजी अस्पताल जमकर कायदे कानूनों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ऐसे ही इल्जामों से घिरे हैं रेवाड़ी के कई प्राइवेट हॉस्पिटल। हाल ही में सामने आए रेवाड़ी के आंकड़े होश उड़ाने वाले हैं। यहाँ 1000 पुरुषों के अनुपात में सिर्फ 776 महिलाएं हैं। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग ने कड़ा संज्ञान लेते हुए PNDT एक्ट के तहत कार्रवाई की, ताकि कन्या भ्रूण हत्या जैसे जघन्य अपराध को अंजाम देने वाले अपराधियों को कड़ी सजा मिल सके। जिला स्वास्थ्य विभाग ने रेवाड़ी के 4 अस्पतालों के खिलाफ PNDT एक्ट के तहत केस फाइल किया। इनमें शामिल हैं सक्सेना नर्सिंग होम, माया अस्पताल कोसली और के लाल अल्ट्रासाउंड इमेजिंग सेंटर। इन अस्पतालों के खिलाफ अदालत में मामले विचाराधीन हैं। 2 डॉक्टरों के खिलाफ ये कोर्ट में केस डाले थे। CGM कोर्ट ने इन दोनों डॉक्टरों के, डॉक्टर सुहागवती हॉस्पिटल और डॉक्टर BL गोयल हॉस्पिटल, इनके अगेंस्ट चार्ज फ्रेम कर दिया। हम आपको बता दें कि अगर PNDT एक्ट के तहत किसी डॉक्टर को अदालत दोषी करार देती है तो 5 साल तक उस डॉक्टर की प्रैक्टिस पर रोक लग सकती है और अगर वो दोबारा दोषी पाया जाता है तो उम्र भर के लिए उस डॉक्टर की प्रैक्टिस पर प्रतिबंध लग जाता है। चार्ज फ्रेम कर दी हमने। इनके जो MCI का इनका जो रजिस्ट्रेशन है उसको सस्पेंड करने के लिए ऊपर MCI को, हरियाणा मेडिकल काउंसिल को लिख दिया। गौरतलब है कि स्वास्थ्य विभाग ने रेवाड़ी के 5 अस्पतालों पर अदालत में PNDT एक्ट के तहत केस फाइल किए थे, जिसमें अदालत ने पिछले दिनों 2 निजी अस्पतालों के खिलाफ आरोप भी तय कर दिए हैं। जानकारी के मुताबिक 28 जनवरी 2011 को स्वास्थ्य विभाग की एक टीम ने एक गर्भवती महिला को एजेंट बनाकर डॉक्टर BL गोयल अस्पताल में भेजा था। इल्जाम है कि डॉक्टर BL गोयल ने PNDT एक्ट का उल्लंघन करते हुए गर्भ में पल रहे शिशु की लिंग जांच की। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने उन्हें रंगे हाथों धर दबोचने का दावा किया था। 15 सितंबर 2012 सुहागवती अस्पताल में छापेमारी, अल्ट्रासाउंड दस्तावेजों में पाई गई खामियां। इसके तहत स्वास्थ्य विभाग ने अदालत में केस फाइल किया था, जिसमें अब डॉक्टर BL गोयल और सुहागवती अस्पताल की डॉक्टर ज्योत्सना अरोड़ा पर आरोप तय किए गए हैं। अदालत ने अस्पताल के डॉक्टरों पर आरोप तय किए जाने के बाद जिला स्वास्थ्य विभाग ने रजिस्ट्रार हरियाणा मेडिकल काउंसिल और अन्य संबंधित विभागों को सिफारिश की है कि अदालत का फैसला आने तक इन डॉक्टरों की प्रैक्टिस सस्पेंड की जाए। वहीं जिन डॉक्टरों पर आरोप तय हुए हैं उनकी दलीलें भी सुन लीजिए। डॉक्टर BL गोयल का कहना है कि अभी उन पर आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं, बल्कि CMO ऑफिस उन्हें नाहक परेशान कर रहा है।
खुद को पाक साहब बताते हुए इन डॉक्टर साहब ने तो सारे इल्जाम स्वास्थ्य विभाग पर मढ़ दिए। मामला जो एप्रोप्रिएट अथॉरिटी है वो सीएमओ ऑफिस नहीं होकर डीसी ऑफिस होना चाहिए, क्योंकि सीएम ऑफिस क्या कर रहा है, डॉक्टरों का शोषण कर रहा है। भाई इसकी शिकायत सुन ली, जिसके पक्ष में गए उसके पक्ष तो सुनाओ। दूसरी तरफ सुहागवती अस्पताल की डॉक्टर ज्योत्सना अरोड़ा का कहना है कि उन पर लगे तमाम आरोप गलत हैं। इन मोहतरमा का साफ कहना है कि कमी उनके रिकॉर्ड में नहीं बल्कि स्वास्थ्य विभाग की नीयत में है। ये एक तरफा कार्रवाई करता है और जो लोग सच में चेक करते हैं लड़का लड़की, उनको ये उन कल्प्रिट्स को ये नहीं पकड़ेंगे, ये उनको ही पकड़ते हैं जो चेक नहीं करते। जो चेक करते हैं तो वो फॉर्म एफ देंगे, और अगर जो नहीं करते तो उनको फॉर्म एफ देने की जरूरत ही क्या। आरोप तय नहीं हुए, अभी तो कोर्ट में चल रहा है। जब इन्होंने केस डाला है तो वो जज सुनेगा, जब भी तो आरोप तय होगा। उससे पहले ये कैसे, मतलब कोई प्रूव नहीं, कोई कुछ नहीं, अभी तो एविडेंस की स्टेज पे है। उससे पहले ये कहते हैं कि जी प्रूव हो गया और हो गया। और गंभीर आरोपों से घिरे डॉक्टर भले ही खुद को पाक साहब साबित करने की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन इस बारे में आखिरी फैसला तो कोर्ट में ही होगा। रेवाड़ी से पवन कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, फोकस टीवी हरियाणा। देखा डॉक्टर भैया आपने किस तरह रेवाड़ी में जो हालात हैं इस वक्त, इतने गंभीर हालात, इतना गंभीर आंकड़ा, इसके बावजूद जब डॉक्टर पकड़े जाते हैं तो वो साफ साफ अपने ऊपर आए इल्ज़ाम का जो टोकरा है वो स्वास्थ्य विभाग को दे देते हैं। और अगर हम पूरे हरियाणा का आंकड़ा देखें तो 1000 पुरुषों के अनुपात में 877 महिलाएं हैं, और वही 0 से लेकर 6 वर्ष तक 1000 पर 830, और रेवाड़ी का आंकड़ा और भी चौंकाने वाला है। तो ऐसे में क्या कहना चाहेंगे उन डॉक्टर्स पर? देखिए, ये तो जो कसूरवार होता है, अपराधी होता है, वो हर कोशिश करता है कि अपना जो कसूर है दूसरे पे मंड दे, परंतु ये ऐसी वास्तविकता नहीं है। जो केसेस जो दर्ज होते हैं उसके साथ एविडेंस होगा, वो तो कोर्ट में फैसला होगा वो अपराधी है या नहीं है, या वो कसूरवार है या नहीं है। उसके कहने से महज उसका डिफेंस नहीं बनता है। इसी प्रकार से मैं बताऊं कि मेरे जैसे मैं भी केसेस पे रेड किया, स्कैनर्स पर कई बार इस तरह की कठिनाइयाँ काफ़ी आती हैं और इस तरह के इल्ज़ाम भी लगते हैं जो कि, परंतु ये मैं बताना चाहूँगा कि इस दौरान में मैंने जो केसेस दर्ज किए उसमें से अब 80% तक उनकी 75 to 80% कन्विक्शन भी हुई है। और पहला केस जो जिसका कन्विक्शन हुआ डॉक्टर अनिल सबानी का 2 साल की कैद, इसका 2006 मार्च में फैसला हुआ था, जो कि हिस्टोरिक था, क्योंकि मैंने जो कंट्री के अंदर PNDT एक्ट के तहत भी पहले जो 3 केस दर्ज किए थे, इस तहत मैंने ही बतौर सिविल सर्जन किए थे। और फैसला भी पहला जो हुआ और दूसरा भी हुआ जो हरियाणा में ही जो हुआ, क्योंकि हरियाणा इतना बदनाम हो चुका था, तो मैंने ये निश्चय किया था कि डेफिनेटली इन केसेस को सज़ा होनी चाहिए ताकि कोई डेटरेंट इफेक्ट हो, ताकि इससे ये डॉक्टर्स भी और दूसरे लोग भी जो है परहेज़ करें कि भाई इस तरह की हम इलीगल एक्टिविटी ना करें। हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने विचार रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर दहिया। बहुत बहुत मैं भी आपका शुक्रिया करता हूं और कि आपने मेरे को मौका दिया। मैं एक इसमें और बात कहना चाहता हूं कि इसमें जो इससे जो दुष्परिणाम के क्या क्या और कॉन्सिक्वेंसेस होंगे जी, वो वाकई उससे भी ज़्यादा चौंकाने वाले होंगे जी। आया कि ये बहुत सारे जी एलिजिबल बैचलर्स हरियाणा में हर गांव में, हर शहर में मिलेंगे और आप देखेंगे उनको जो उनकी 30 से 40 साल की आयु में उनको शादी नहीं होने पा रही है। बिल्कुल, समाज की कल्पना करना बेहद मुश्किल है बिना कन्या के। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही है। मुझे यानी कि दीक्षा कोहली को दीजिए इजाजत, और आप बेटी बचाइए, हरियाणा बचाइए। नमस्कार। इस मुहिम में आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमें ईमेल करें। हमारा ईमेल पता है focusharyana@gmail.com। इसके साथ ही आप फेसबुक और ट्विटर पर भी हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं।